हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। मैं आयुष उपाध्याय जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है रीयूजेबल रॉकेट। हाल ही में चाइना के द्वारा रीयूजेबल रॉकेट का कारनामा करके दिखाया गया है। वो कैसे हुआ है, वो तकनीक क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और अपना इसरो आज तक इस पे क्या किया है, नासा के क्या प्रोग्राम था, उसका शटल प्रोग्राम क्या था, और स्पेस एक्स इसके लिए क्या क्या कर चुका है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, अभी चाइना ने क्या किया है, अपना लॉन्ग मार्च 10B नामक एक रॉकेट, उसको अंतरिक्ष से सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद उसको सफलतापूर्वक समुद्र में उसको उतार लिया है। ये सुनने में लग रहा होगा कि आम बात है, पर यह बहुत ही कठिन तकनीक है। कुछ ऐसा कारनामा है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं। कुछ ऐसा कारनामा है ये कि जैसे दीपावली में हम लोग ने रॉकेट छोड़ा होगा, तो उस रॉकेट के ऊपर हम लोग बारूद जो होता है उस पर हम लोग आग लगा के पूरा रॉकेट ऊपर जाता है, ऊपर दगता है, तो जो डंडी होती है ये कहीं और चली जाती है। तो ये कारनामा कुछ ऐसा है कि वो जो रॉकेट की डंडी है, कुछ आप ऐसी तकनीक लगाइए कि वो डंडी सीधे आपकी उसी बॉटल में आके उतर जाए, ऊपर जाए, बारूद फटे, वही आके आपकी बॉटल में उतर जाए। कुछ ऐसी ही तकनीक इसमें उपयोग हुई है। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेस एक्स ने जो काम किया है वो तो उसको धरती पे उसने उसको उतारा है, इसने समुद्र पे उतारा है, इसलिए इसका इतना यूनिक है। ठीक है ना, आइए इसके बारे में और गहनता से अध्ययन करते हैं। देखिए, ये बीबीसी ने भी उसे कवर किया है। बीबीसी की एक मैंने पिक लगाई है। ये है समुद्र। ठीक है, इस समुद्र में एक जाल है, ये जाल, ठीक है, नेट है ये। उसी नेट में ये रॉकेट है, अंतरिक्ष में गया, सैटेलाइट छोड़ा, फिर वही उड़कर रॉकेट धीमे से आके इसी में आके बंद हो गया। ठीक है ना, ये इसने समुद्र पे करके दिखाया है, यही न्यूज है। लेकिन स्पेस एक्स ये काम पहले भी कर चुका है, तो स्पेस एक्स से इसका कैसे अलग है इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पेस एक्स वर्टिकल लैंडिंग लेग्स का प्रयोग करता है। ठीक है ना, उसने जाल का उपयोग किया है। स्पेस एक्स वर्टिकल लैंडिंग लेग्स का प्रयोग करता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये है लेग, एक लेग ये है, एक लेग ये है, एक लेग ये है। वैसे पैर पूरा खुल जाता है और रॉकेट आके पूरा फिक्स हो जाता है। ये स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं हम लोग। इनका फाल्कन 9, स्पेस एक्स के रॉकेट का क्या नाम है, फाल्कन 9 है। और चाइना के रॉकेट का क्या नाम है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फाल्कन 9 और लॉन्ग मार्च। ओके, देखिए, और ये 300 बार ये स्पेस एक्स ये कारनामा कर चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेस एक्स कैसे करता है। ये इनकी रॉकेट इनका नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है, और देखिए जहां से उस रॉकेट को छोड़ा गया था वहीं से ये रॉकेट आके देखिए फिक्स हो जा रहा है। ये स्पेस एक्स करके दिखा चुका था, चाइना ने उसको समुद्र में पानी में रोक के दिखाया है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इससे मुझे याद आ गया, जापान ने अभी 2 दिन पहले, कल ही शायद, उसने भी ये कारनामा किया है। उसने कहा है कि क्या मतलब है कि रॉकेट ऊपर उठे और वहीं पर लाना है ना, मैं भी करके दिखाता हूं। तो जापान ने सिंपल से एक रॉकेट अपना ऐसे उठाया, 500 मीटर 1 किलोमीटर तक उठाया, और उठाने के बाद वहीं फिर ला के रख दिया। जापान ने कहा मैंने भी कर दिया, लेकिन उसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चाइना ने जो कारनामा करके दिखाया है, उसका लॉन्ग मार्च, स्पेस में गया, सैटेलाइट छोड़ा, सैटेलाइट छोड़ने के बाद वो नीचे आया, उतनी गति से आया नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई चीज अगर नीचे आ रही है तो उसमें गति बहुत तेज है, और उस गति को कंट्रोल करना, उस गति को कंट्रोल करके उसको समुद्र में रोकना, वो तकनीक वाकई में बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए चाइना का ज्यादा चर्चा हो रही है, जापान की चर्चा नहीं हो रही है। जापान ने खाली 1 किलोमीटर उठा के उसको नीचे बस दिखा दिया कि मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि रॉकेट का कौन सा पार्ट नीचे आया है, क्योंकि पूरा रॉकेट जो होता है, इसका जो हम लोग करते हैं, असेंबल करते हैं, ये पूरा बाहर नहीं आया, पूरा नीचे नहीं आया है। कौन सा पार्ट नीचे आया है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट का पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पेलोड। ठीक है ना, जितनी भी सैटेलाइट्स होती है वो इसी में रखी जाती है।
ठीक है ना। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो जैसे कि हम लोग जहाज में जाते हैं, हम लोग बैठते हैं, जहाज हम लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ देता है, सेम वैसा ही कुछ है। ये जो सैटेलाइट है ये हम लोग हैं एज अ सवारी समझ लीजिए, और ये जो आप देख नहीं रहे हैं ये जो रॉकेट है ये समझ लीजिए आपका जहाज है, एरोप्लेन। एरोप्लेन ने इसको ले जाके जहां इसको जाना था, ये रॉकेट वहां ले जाके इसको छोड़ दिया। तो ये रॉकेट का ऊपरी भाग में, रॉकेट के ऊपरी भाग में सैटेलाइट रखे जाते हैं। ये रॉकेट नहीं होता, रॉकेट का एक ऊपरी वाला भाग होता है, इसी को लेके वो गया है, ठीक है ना। जब ये अंतरिक्ष में चला जाता है फिर ये इसका फिर कोई काम नहीं होता है, इसी को चाइना ने फिर से जमीन पर इसको वापस बुला लिया है। यही पूरी तकनीक है, ठीक है ना। देखिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, कौन कौन से फ्यूल लगते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक होता है। इसमें टर्मोलॉजी पूछी जाती है कि ठोस ईंधन क्या होता है, द्रवित इंजन क्या होता है, विकास इंजन क्या है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जो आपको दिख नहीं रहा है ये है आपका ठोस ईंधन। ये कौन सा होता है, सॉलिड फ्यूल। ये होता है एचपीटीबी। एचपीटीबी होता है सॉलिड फ्यूल, एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। और जो आपका लिक्विड फ्यूल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड N2O2, ठीक है। N2O2 का फुल फॉर्म होता है डाई नाइट्रोजन ट्रायो ऑक्साइड, ठीक है। ये उसका फुल फॉर्म होता है, इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन N2O4, ठीक है। और यही जो ये आपका लिक्विड टैंक है, इसी में से लिक्विड निकल के इस वाले इंजन में वर्क करता है, और इस इंजन का क्या नाम है, विकास। क्यों, क्योंकि ये भारत का इंडिजीनस विकसित इंजन है और इसका नाम भारत ने विकास दिया है। तो पेपर में पूछे विकास का इंजन, सॉरी विकास क्या है, एक इंजन है। और यही पूछ सकता है कि विकास इंजन का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप बता दीजिए सैटेलाइट लॉन्च करने में जो इंजन उपयोग होता है उसमें विकास इंजन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये रॉकेट कैसे वर्क करता है, कैसे ऊपर जाता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, सॉलिड फ्यूल इधर क्यों लगाया जाता है, ये एक अलग टॉपिक है। उसके लिए हम लोग कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, पूरी इसकी मैकेनिज्म उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। एक और चीज है क्रायोजोनिक स्टेज। क्रायोजोनिक एक प्रकार का इंजन होता है जो यहाँ लगा होता है, ये आपका क्रायोजोनिक इंजन है, ठीक है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ये पूरी रॉकेट, क्योंकि समय समय पर ये पूरा भाग अलग हो जाता है, फिर इतना भाग जो है ना, इतना भाग आपका अंतरिक्ष में चला जाता है। फिर अंतरिक्ष में पेलोड को ऊपर ले जाने के लिए, मनूवर करने के लिए क्रायोजोनिक इंजन का प्रयोग होता है। और क्रायोजोनिक इंजन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतने तेजी से, इतने बल से उसके दबा दिया जाता है, उसमें प्रेशर बना दिया जाता है कि वो गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जैसे घर में हम लोग ने देखा होगा अपना एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को प्रेशराइज्ड करके उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। वही है क्रायोजोनिक तकनीक, ठीक है। कभी भी आप गैस जब आपकी लीक करती है, उसमें आप हाथ लगा के देखिए उसके ऊपर सिलेंडर में, तो ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि प्रेशराइज करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। और जहां पे ये क्रायो वर्ड आया, कहीं पर भी आप क्रायो वर्ड पढ़िए, अगर उसके आगे अगर क्रायो लगा, इसका मतलब वो ठंडा ही कोई चीज होगा, ठीक है ना। ये चीज आप समझ रही है। क्रायोजोनिक इंजन क्या होता है, लिक्विड फ्यूल में हाइड्रोजन और N2O4 होता है, और लिक्विड इंजन में विकास का नाम दिया गया है उसको, ठीक है। और सॉलिड फ्यूल क्या होता है, HPTB। ये पेपर में पूछा जाता है, ये सब शब्दावलियां, ये टर्म्स पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक में शब्दावली ही मेन होती है। आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मेंस में क्या पता पूछ ले, लेकिन उतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन ये सब टर्मोलॉजी पूछते हैं तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रीयूजेबल रॉकेट क्यों बना रहे हैं लोग, कुछ उसका उपयोग क्या है, कुछ उसका फायदा भी तो होगा तभी तो ना। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, खर्चा कम आएगा। अगर आप कोई चीज अगर आप बार बार उपयोग कर रहे हैं तो उसको बनाने का खर्चा कम ही आएगा, ठीक है ना। और ज्यादा मिशन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वही रॉकेट जब नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग फिर से उसमें हम लोग पेलोड लगा के असेंबल करके उसको दोबारा फिर भेज सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि, अभी तक होता भी है, ये तो अभी ट्रायल फेज में थे, तो हम लोग जो रॉकेट छोड़ते थे ना, जब ऊपर जब सैटेलाइट जाए, सैटेलाइट निकल जाए, पेलोड खुल जाए, तो जो रॉकेट है वो ऊपर अंतरिक्ष में कचरा बन के रह जाता था, फिर वो नीचे नहीं आता था, फिर हम लोग को जीरो से फिर एक नया रॉकेट बनाना पड़ता था। तब रियूजेबल रॉकेट से क्या होगा कि वो रॉकेट नीचे आ जा रहा है, जब वो नीचे आ जा रहा है तो हम लोग को असेंबल करने का 60% काम हम लोग का बच गया, उसमें कुछ ही 40% खाली उसमें असेंबल करना है, पेलोड रखना है, क्रायोजोनिक इंजन लगाना है, वही
40-50% का काम बचा है वो करके हम लोग जल्दी से भेज देंगे तो मिशन ज्यादा हो जाएगा। स्टारलिंक जो प्रोग्राम है स्पेस एक्स का वो क्यों सक्सेसफुल हुआ इतनी जल्दी, क्योंकि वो रियूजेबल रॉकेट अपना फॉल्कन 9 का उपयोग किया उसने। उससे क्या किया उसने, जल्दी जल्दी करके उसने जो है सैटेलाइट पूरे अंतरिक्ष में फैला दिया और आज उनका स्टारलिंक प्रोग्राम सक्सेसफुल है। उसी से वो लोग अपना इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है पूरे वर्ल्ड में। अभी यूक्रेन में जो वॉर हो रही थी तो यूक्रेन को जो सटीक जानकारी मिली चाइना रशिया की वो इन्हीं स्टारलिंक प्रोग्राम से ही मिला, ठीक है ना। तो ये उसका फायदा है। तो यही चीज चाइना भी करना चाहता है इससे कि उसको भी फायदा मिले। ओके, कम अंतरिक्ष कचरा, क्योंकि जो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद जो रॉकेट ऊपर छूट जाता है तो वो कचरे का रूप ले लेता है, भाई उसका कोई यूज नहीं, कचरे के रूप में अंतरिक्ष अपना घूम रहा है। तो उस कचरा कम होगा क्योंकि वो चीज नीचे आ रहा है। और हाँ, एक और शब्द, एक और टर्मिनोलॉजी याद आ गई हमको, अंतरिक्ष कचरे को बोलते हैं डिब्रिस। क्या बोलते हैं, डिब्रिस। तो अंतरिक्ष कचरा ना बोल के उसको डिब्रिस कहते हैं, कुछ लोग उसको डिबरी भी कहते हैं, बहुत लोग उसको डिब्रिस ही बोलते हैं, पर डिब्रिस मेन नेम है, ठीक है ना, डिब्रिस, इसको याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी। और अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आजकल देख रहे हैं कि लोग अब अंतरिक्ष में घूमने के लिए ज्यादा ही व्याकुल हो चुके हैं, तो उसके लिए रियूजेबल रॉकेट उनके लिए ज्यादा सुटेबल साबित होगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में पर्यटन बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एक है नासा का नासा ने अपना एक शटल प्रोग्राम चलाया था। तो वही शटल प्रोग्राम क्या था कि अभी जो अंतरिक्ष यान जो है वो हम लोग वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं, स्पेस एक्स और चाइना उसको वर्टिकल खड़ा कर रहा है। तो शटल प्रोग्राम में क्या था, नासा उसको हॉरिजॉन्टल खड़ा करवा रहा था। देखिए जहाज के रूप में, ये जैसा जहाज नहीं होता, पहिया निकलती है जब लैंड करता है, तो वही जो रॉकेट है उसको लैंड करा के उसमें से पहिया निकाल के उसको बोलते हैं शटल। ऊपर गया, काम किया, फिर वो नीचे आके अपना जहाज के रूप में अपना वो लैंड कर गया, वही है शटल प्रोग्राम। उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने निकाला, एंटरप्राइज निकाला, कोलंबिया निकाला, चैलेंजर निकाला और डिस्कवरी और अटलांटिस निकाला। ये इन्होंने 4-5 कुछ अपने शटल निकाले। और ओलंपिक से हमें कुछ याद आ गया, सुनिए, सॉरी, कोलंबिया से। यही कोलंबिया का शटल प्रोग्राम 2003 में चल रहा था। तो जब ऊपर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुछ काम वाम करके जब ये कोलंबिया शटल नीचे आ रहा था 2003 में, जब वायुमंडल में ये एंट्री किया तो घर्षण के कारण इसमें आग लग गई और जो ब्लास्ट कर गया। इसमें बैठे सभी यात्री, कम से कम 7 यात्री की डेथ हो गई। और इसी में से एक थी अपनी कल्पना चावला, ठीक है। जो कल्पना चावला की जो डेथ हुई थी इसी कोलंबिया शटल ने बैठकर उन्होंने किया। उसके बाद से 2003 के बाद से नासा ने इस कोलंबिया शटल को बंद कर दिया, ठीक है। और जो इनका डिस्कवरी और अटलांटिस जो इनका शटल प्रोग्राम था, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए, ठीक है ना, जो 2011 में बनकर तैयार हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसीलिए फिर 2011 के बाद नासा ने इस पूरे अटलांटिस कार्यक्रम का ही अंत कर दिया, इस पूरे शटल प्रोग्राम का ही अंत कर दिया। कहा है कि अब रियूजेबल रॉकेट की तकनीक अब निजी कंपनी देखें, तभी उसको स्पेस एक्स ने पकड़ लिया। अब ब्लू ओरिजिन भी निकल कर आ रही है, जो ये अमेजॉन की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो निकल के आ रही है, वो वर्क कर रही है, ठीक है ना। इन्होंने इसका अंत कर दिया। देखिए, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात उठी है तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक 3 BHK और 4 BHK का एक समझ लीजिए घर है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये है उसकी फोटो, ये है सोलर पैनल, क्योंकि ऊपर तो फ्यूल है नहीं, तो सूरज की रोशनी से ही, इसी सोलर पैनल से बिजली बनती है, उसी से ये सब चलते हैं, ठीक है ना। यहीं पर सारे अंतरिक्ष यात्री अपना रुकते हैं। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई, और वो फंसी नहीं थी, वो इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना रुकी हुई थी 6-7 महीने जितना उनको रुकना था। अपना यहाँ पे अपना वर्क करी, अपना रिसर्च करी, तो वो फंसी नहीं थी। बाद में उसको फिर फॉल्कन 9 से उनको फिर वापस बुलाया गया, स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 से नीचे आई थी ये, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। इन्हें किन देशों ने बनाया है, टोटल 15 देशों ने। और कितनी एजेंसी, 5 एजेंसी 15 देश। अमेरिका की नासा ने बनाया है, रूस की रॉसकॉसमॉस ने बनाया है, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये मिलकर बनाया है। जापान का जाक्सा ने मिलकर बनाया है, और कनाडा का बनाया है CSA, ठीक है, उधर वो छुप गया है, उसका बनाया है CSA, ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है। ये 5 एजेंसियों ने मिलकर बनाया है 15 देश, क्योंकि यूरोपियों के 11 देश ने मिलकर एक अपना संगठन बनाया ESA, उससे मिलकर बनाया। और ESA का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
और चाइना ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना लिया है। वो क्या है, ये देखिए, उसका नाम है तियांगोंग। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2 गुना बड़ा है। वो अगर 3 BHK है तो ये 6 BHK है, वो अगर 5 BHK है तो ये 10 BHK का एक प्रकार से घर है। और उसको 15 देशों ने मिलकर बनाया है, इसको अकेले चाइना ने बना के दिखा दिया है। और ये इस समय वर्किंग फेज में, ये भी नहीं कि बन रहा हो, ये जो असेंबल भी नहीं हो रहा है, ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना, ये चीज है। और रीयूजेबल रॉकेट से यहाँ पे अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजने के लिए उसको सुविधा भी होगी, इसीलिए वो इतना वर्क कर रहा है, ठीक है। ये है चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तोड़, तियांगोंग, ठीक है। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं भारत कहां पर है, भारत ने क्या क्या किया इस पे, ठीक है ना। भारत भी अपने इस रीयूजेबल तकनीक पर वर्क कर रहा है। उसने चित्रदुर्ग में अभी लेटेस्ट 1 साल 1.5 साल पहले पुष्पक विमान के नामक एक शटल प्रोग्राम को चालू किया है। भारत जो वही जो अमेरिका ने शटल प्रोग्राम चलाया था, उसी शटल प्रोग्राम को भारत उसको शुरू कर रहा है। उसका नाम क्या रखा है, पुष्पक, ठीक है। चित्रदुर्ग में हम लोगों ने उसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। ये क्या है, देखिए, हम लोगों ने चिनूक हेलीकॉप्टर से, ये है चिनूक हेलीकॉप्टर जो हम लोग यूएसए से खरीदे हैं, इससे ये जो आपका पुष्पक है इसको छोड़ा गया, कम से कम 5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। ये ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है ना। जैसे नीचे पहुंचा, पैराशूट खुल गया और ये देखिए पहियों के द्वारा ये लैंड कर गया। ये पूरा हम लोगों ने इसका टेस्ट किया है, ठीक है ना। ये अंतरिक्ष में नहीं गया था, इससे 5 किलोमीटर से इसको छोड़ा गया है कि ये नीचे सही सलामत उतर पा रहा है कि नहीं, हम लोग इसकी स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, मनोवर सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, ग्लाइड सही से कर पा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोगों ने इसको किया। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसरो पर विश्वास है, क्योंकि इसरो सच में करके दिखा देता है और ये करके दिखाएगा इसरो। क्यों, क्योंकि कुछ लक्ष्य हैं इसरो के। क्या क्या लक्ष्य हैं, 2035 तक, एग्जाम के लिए 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का निर्माण हो, ठीक है। जैसे चाइना अपना बना के बैठा है, 15 देश मिलकर अपना बना के बैठे हैं ISA, वैसे हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का BAS बने, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और क्या लक्ष्य है, 2040 तक भारत व्योमनाट को चांद पर उतारना चाहता है। व्योमनाट क्या होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं व्योमनॉट, क्योंकि अंतरिक्ष को संस्कृत में बोला जाता है व्योम, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं व्योमनॉट, ठीक है। ये चीज है। और शुक्रयान मिशन है, शुक्र ग्रह पे अध्ययन करने के लिए इसरो भी इस रॉकेट का उपयोग कर सकता है ना, रिसाइकिल का। इसलिए ये सब लक्ष्य है। मेन तो ये है, BAS के लिए हम लोग कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, क्योंकि जो यात्री जाएंगे ऊपर कुछ करेंगे, असेंबल करेंगे अपना अंतरिक्ष यान में, फिर उनको नीचे आना है, तो उसके लिए रीयूजेबल रॉकेट होना चाहिए ना, कि बार बार आए। कितना हम लोग खर्च करेंगे, एक रॉकेट बार बार भेजेंगे, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। ओके, देखिए अभी तक भारत के पास 2 रॉकेट है, एक है PSLV और एक है GSLV। इन्हीं 2 रॉकेट से हम लोग अधिकतर सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का क्या है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। ये पोलर सैटेलाइट के लिए उपयोग होता है और ये जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट के लिए उपयोग होता है। अगर हम लोग चलते चलते पोलर सैटेलाइट देख लें तो ये पृथ्वी है, देखिए ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये इसका है नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल, ठीक है। इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है ऊपर नीचे, इसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और जो इसके सिंक्रोनाइज टाइप के लगा रहा है, ये परवलयाकार में जो लगा रहा है, इसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनाइज, ठीक है। देखिए अब ये पृथ्वी से दूर है, तो ये दूर भेजने के लिए हम लोग GSLV का उपयोग करते हैं, और जो पृथ्वी के पास होते हैं उनको भेजने के लिए हम लोग पोलर का उपयोग करते हैं, PSLV का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये होता है हम लोग के कम्युनिकेशन की सैटेलाइट्स जो होती है बहुत भारी होती है, उसके लिए हम लोग GSLV का उपयोग करते हैं। जैसे आप मुझे जैसे देख पा रहे हैं, ये इन्हीं GSLV के द्वारा जो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, उसी के थ्रू आप हमको देख पा रहे हैं। हम लोग जो GPS चलाते हैं, जब लोग मैप देखते हैं, वो इन्हीं जियो सिंक्रोनाइज टाइप के सैटेलाइट उस पर वर्क करते हैं। और जो PSLV वाले होते हैं, ये जासूसी करने के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए जो सैटेलाइट उपयोग होते हैं, उसके लिए हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। इनको हम लोग सन सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये लगातार पोलर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज की रोशनी इन पे लगातार 12 महीने पड़ रही है,
ठीक है ना, इसलिए इनको बोलते हैं सन सैटेलाइट भी और पोलर सैटेलाइट भी। ठीक है, आइए इन दोनों सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं। इनका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वही जैसे मैंने बताया कि किसी स्पेसिफिक के लिए, मौसम के अनुमान के लिए, किसी क्षेत्र की विशेष देख रेख करने के लिए, रिमोट एरिया के लिए जासूसी करने के लिए इनका उपयोग होता है। पेलोड क्षमता 1750 किलोग्राम होती है। ध्रुवीय कक्षा जो मैंने बताया, पोलर सैटेलाइट, पोलर के ऊपर। रॉकेट चरण ठोस तरल ठोस तरल। देखिए ठोस तरल क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ठोस ईंधन है, ये आपका तरल ईंधन है, ये आपका ठोस ईंधन है, ये आपका तरल ईंधन है। ये तो आपका पेलोड है जिसमें सैटेलाइट है, इसको तो नहीं गिनेंगे। ये आपका तरल है, ठोस है, तरल है, ठोस, इसलिए इसको 4 चरण बताया गया है। ठीक है, और इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। वर्क हॉर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 90% सक्सेस रेशियो है इसका। अभी तक ये खाली 2 बार खाली फेल हो चुका है। ठीक है ना, एक बार स्टार्टिंग में, एक बार 2013-14 के आसपास ये फेल हुआ, तो उसके बाद से तो मैंने इसको फेल होते नहीं देखा है। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा रिलायबल है। ठीक है, और इसके द्वारा कुछ चंद्रयान मिशन भी इस चंद्रयान 1 मिशन इसके द्वारा छोड़ा गया था। इसका कुछ इसने अच्छे काम जो किए ऐतिहासिक रूप से। ये है आपका GSLV, भारी संचार सैटेलाइट। संचार वही मैंने बोला ना, जो हम लोग संचार आप मुझे देख पा रहे हैं, GPS के लिए, वीडियो कॉल, सॉरी कॉल जो होती है, कॉलिंग जो होती है सैटेलाइट से, वो सब जो है इसी संचार, इससे छोड़ा जाता है, संचार वाले जो सैटेलाइट होते हैं। पेलोड क्षमता 4000, उसका कितना था 1750, इसका है 4000, इसका ज्यादा है क्योंकि ये बड़ी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए बना, इसीलिए इसको बाहुबली बोला जाता है। ये देखिए बाहुबली कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, पर इसको बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से। और ये 3 चरण में चलता है, ठोस तरल और क्रायोजेनिक। ठोस वो बताया मैंने, ये है ठोस, ये पूरा ठोस ईंधन है। एक है तरल, इधर है तरल ईंधन है, और ये है आपका जियो सिंक्रोनाइज। ठीक है ना, ये आपका ये आपका क्रायोजेनिक इंजन यहाँ लगा, ये है क्रायोजेनिक वाला जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके जो बनाया जाता है क्रायोजेनिक, आपको मैंने पहले बताया वही चीज इसमें। ठीक है, और इसके चंद्रयान 2 मिशन इसे छोड़ा गया, चंद्रयान 3 मिशन इसे छोड़ा जाएगा। ये सब चीजें जो है ना, ये हम लोग GSLV से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। एक हम लोग वर्ड डिस्कस कर लें, कर्मन लाइन क्या होती है। जब अंतरिक्ष के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो कर्मन लाइन क्या है। देखिए जब हम लोग से बात की जाए कि अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, उसकी कुछ एक सीमा रेखा होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग 12 किलोमीटर हम लोग ऊपर चले गए पृथ्वी से तो हम लोग अंतरिक्ष में आ गए, नहीं, अंतरिक्ष की एक सीमा होती है। तो कर्मन नामक एक थे वैज्ञानिक, उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले गए पृथ्वी से, तो वो है उस 100 किलोमीटर के ऊपर आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 100 किलोमीटर तक आपका अंतरिक्ष नहीं, उसके ऊपर आपका अंतरिक्ष। तो उसी को, ये 100 किलोमीटर जो नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्मन लाइन। ये है कर्मन लाइन। इसका मतलब क्या है, देखिए जो 100 किलोमीटर है, इसी 100 किलोमीटर के नीचे जो देश पड़ेगा, ठीक है, वो उसकी सीमा रेखा के अंदर आएगा। अगर इस 100 किलोमीटर के अंदर किसी देश की जहाज पाई गई, अगर हम लोगों ने उसकी परमिशन नहीं दी है, तो वो जहाज को हम लोग मार के गिरा सकते हैं। हम लोग उसको वो वार्निंग दे सकते हैं कि आप मेरे सीमा से हटिए। अगर वही जहाज अगर 100 किलोमीटर के ऊपर चला जाए, तो वो फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हो जाएगी, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। और अंतरिक्ष भी अभी तक किसी का अधिकार नहीं है, और जब तक किसी का अधिकार नहीं है तो वहां पे सबका अधिकार है। इसीलिए एक निजी कंपनी ने, SpaceX ने पूरे अंतरिक्ष पर कब्जा करके बैठा है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। ठीक है ना, और जो हमारे गगनयान मिशन जो हम लोग शुरू किए हैं, उसमें यही हुआ है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। 400 किलोमीटर मतलब ये 100 है, इससे 300 किलोमीटर और जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे अपना वो रुकेंगे, 3 दिन अपना वहां रुकेंगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये है कर्मन लाइन, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये है आज का लेक्चर, संपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, ये रीयूजेबल रॉकेट का क्या उपयोग है, भारत कहाँ तक पहुंचा है, और इनका नासा का शटल मिशन क्या है, SpaceX ने क्या क्या किया है, इस पर कोई और चर्चा पड़ेगी। साइंस एंड टेक का पोर्शन था, थोड़ा कठिन होता है, इसको मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आप GS वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष पादे, शाइनिंग ऑफ।